मौर्योत्तर काल में आज का विषय है मौर्योत्तर काल। सामान्यतः 200 ईसा पूर्व से मौर्योत्तर काल की शुरुआत मानी जाती है। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आकर जमे कई राजवंशों ने अपना आसन जमाया। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद इस वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में हुई। पुष्यमित्र शुंग ने संभवतः दोनों अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या के बाद वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक। लगभग 200 ईसा पूर्व से बार बार हमले होने लगे। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पार किया। वे उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत वक्षु यानी ओक्सस नदी के दक्षिण बैक्ट्रिया में राज करते थे। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश डेमेट्रियस प्रथम ने किया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद यूक्रेटाइडस शासक बना। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक हुआ मिनांदर। वह मिनिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में साकल आधुनिक सियालकोट में थी और उसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागार्जुन इस नागसेन का ही नामांतर है। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक द्वारा ही भारत में लेखयुक्त सिक्के चलाए गए। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासन में बढ़ी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। लगभग 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन में एक राजा हुआ। उसने शकों से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और अपने ही समय में उन्हें बाहर खदेड़ देने में सफल हो गया। वह अपने को विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत नाम का नया संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय से प्रारंभ हुआ। तब से विक्रमादित्य एक स्पृशनीय उपाधि हो गया, ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गया। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईसा पूर्व हुआ। वह 130 से 150 ईस्वी हुआ। वह इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन सर का जीर्णोद्धार किया। यह झील बहुत पुराने समय मौर्य काल की ही है और दीर्घकाल से सिंचाई के काम में आती रही है। पार्थियाई का महत्व। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों के एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलते हैं। पार्थियाई लोगों का मूल वास स्थान ईरान में था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंदोफिरनस। उसके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते हैं।
वे उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे और चीन के पड़ोस में रहते थे। कुषाणों के दो राजवंश थे जो एक के बाद एक आए। व पहले राजवंश की स्थापना कड़फिस नामक सरदारों के एक घराने ने की। उसका शासन 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला। इसमें दो राजा हुए। पहला हुआ कड़फिस प्रथम, जिसने हिंदकुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। दूसरा राजा हुआ कड़फिस द्वितीय। उसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज सिंधु नदी के पूरब में फैलाया। कड़फिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इस वंश के राजाओं ने ऊपरी भारत और निम्न सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व फैलाया। आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हैं। मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली है, उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी फिरोजपुर या पेशावर में थी, जहां कनिष्क ने एक मठ और एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक यानी कि कुर्ती, पाजामा और भारी लंबे कोट चलाए। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था और पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया जाता था। यह रेशम मार्ग कुषाण का एक बड़ा आय स्रोत था। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हम इन दोनों देवताओं के चित्र पाते हैं। कई कुषाण शासक वैष्णव हो गए। इस कोटि में निश्चित रूप से कुषाण शासक वासुदेव आता है। ईस्वी सन के आरंभ से बुद्ध की प्रतिमा बननी प्रारंभ हुई। कनिष्क महायान का महान संरक्षक हो गया। उसने कश्मीर में बौद्धों की एक परिषद आयोजित की। पार्षदों ने 3 लाख शब्दों में एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तीनों पिटकों या बौद्ध साहित्य की पिटारियों की पूरी तरह व्याख्या की गई। मौर्योत्तर काल में महायान संप्रदाय का ज़्यादा विकास हुआ। कुषाणों के समय गांधार कला का विकास हुआ। मथुरा कला देसी कला शैली थी। गांधार कला में हेलेनिस्टिक प्रभाव, यूनानी प्रभाव दृष्टिगत होता है। महायान संप्रदाय इससे प्रभावित हुआ था। कनिष्क की सिरोहीन खड़ी विख्यात मूर्ति मथुरा शैली में बनी है, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है। विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य को संरक्षण संपोषित किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। यह संस्कृत में लिखा प्रथम अभिलेख है। इसके बाद से अभिलेख प्रांजल संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे थे। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के नाम से लिखी। अश्वघोष ने सौंदरानंद नामक काव्य भी लिखा, जो संस्कृत काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कनिष्क को पतलून और लंबे जूतों में चित्रित किया जाता है। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में आरंभ हुआ। भारत में चले तांबे के कुषाण कालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थे। इसी तरह भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए, वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। सातवाहन युग। मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। सातवाहनों का सबसे पुराना अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी का है, जब उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। प्रथम योग्य शासक सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया।
सातवाहन शासक हाल की राज्यसभा में गुणाढ्य नामक कवि निवास करते थे। इन्होंने विरहत कथा नामक पुस्तक लिखी। सातवाहन वंश के ऐश्वर्यपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी पूर्व ने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की। गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारियों ने 222 ईस्वी तक राज्य किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वाष्ठीपुत्र पुलुमायिन 130 से 154 ईस्वी के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए गए हैं, जो बताते हैं कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान में बनाई। सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार हराया। यज्ञ श्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। यह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। सातवाहन ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांश शीशे के हैं, जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, किंतु सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहनों के समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही आहर कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा जाता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन के अभिलेख में कटक और स्कंधावार शब्दों का खूब उल्लेख मिलता है। वे सैनिक शिविर और सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का सेनापति। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था, खासकर शिल्पियों के बीच। चैत्यों का उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। स्तूप एक गोल स्तंभाकार ढांचा है, जो बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर खड़ा किया जाता था। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है, जिनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे हुए हैं। नागार्जुन कोंडा सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने उत्कृष्ट की चोटी पर था। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। गाथा सप्तशी सातवाहन नरेश हाल की रचना बताई जाती है। मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर। मौर्य पूर्व काल में मथुरा
साटक नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया। साटक नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतवर्ती उरेऊ में ईंटों का बना एक रंगाई का हौज मिल रहा है। अरिकमेंदु में भी इस तरह के हौज मिले हैं। ये हौज ईसा की पहली तीसरी सदियों के हैं। शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे, जिनके संगठन का नाम श्रेणी था। इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित थी। ज्ञात अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र में तथा पश्चिमी दक्कन में जमे थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर पड़ते हैं। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक घटना थी भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फलता फूलता व्यापार। ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ोच और सोपारा तथा पूर्वी तट पर अरिकमेदु और तार्म लिप्ति था। इन सभी बंदरगाहों में भड़ोच सबसे महत्वपूर्ण और उन्नतिशील था। उत्तरापथ तक्षशिला से चलकर आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के पश्चिम तट पहुंचता था और यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर मथुरा पहुंचता था। फिर मथुरा से मालवा के उज्जैन पहुंचकर वहां से पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ोच जाता था। उज्जैन में आकर एक और मार्ग उससे मिलता था जो इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी से निकला था। रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार आरंभ किया, इसलिए उनके सबसे पहले के सिक्के तमिल राज्यों में मिले हैं, जो सातवाहन के राज्य क्षेत्र के बाहर है। रोम वाले मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था। रोमन लोग भारत को शराब के 2 हत्थे कलश और मिट्टी के अन्यान्य प्रकार के पात्र भेजते थे। ये वस्तुएं पश्चिम बंगाल के ताम्लुक, पांडिचेरी के निकट के अरिकमेदु और दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों में खुदाई में मिले हैं। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्व के हैं ढेर सारे रोमन सिक्के, जो प्रायः सोने और चांदी के हैं। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में दुख भरे शब्दों में कहा है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही पड़ गया यवन प्रिय। कुषाण संभवतः मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे। उन्हें यह सोना या तो कर्नाटक से मिला होगा या दक्षिण बिहार के ढालपुर स्वर्ण खानों से, जो बाद में उनके अधिकार में आ गई। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो गुप्तों के शासनकाल में खूब प्रचलित हुई। परंतु स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रे के लेन देन में नहीं होता होगा। ये लेन देन सीसे, पोटीन या तांबे के सिक्के से चलते थे। कुषाणों ने उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में तांबे के सिक्के सबसे अधिक संख्या में जारी किए। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तगर यानी तेर, पैठान, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, भड़ोच, सोपारा, अरिकमेदु, कावेरीपट्टनम ये सभी समृद्ध नगर थे। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियां खुदाई में निकली। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर इसलिए फलते फूलते रहे कि कुषाण शक्ति का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था। भारत में अधिकतर कुषाण नगर मथुरा के तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरापथ पर पड़ते थे। मथुरा में सिंह की खुदाई में कुषाण काल के 7 स्तर दिखते हैं, जबकि गुप्त काल के मात्र 1 स्तर। आगे पढ़ेंगे स्टडी नोट्स में भूगोल सौर मंडल के बारे में।